कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब संसद में मॉनसून सत्र की तैयारी है और हमारे साथ हैं खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। बिरला जी, स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी, ये एक तो 2 साल पूरे हो रहे हैं आपके कार्यकाल के भी और इस लोकसभा के भी। मॉनसून सत्र को लेकर सवाल दूसरी लहर के बाद बड़े हुए कि ये जुलाई में ही हो पाएगा, पूरा वैसे ही हो पाएगा जैसे होता था, या अभी कुछ संशय है? मुझे लगता नहीं कोई संशय है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम हुई है और काफ़ी हद तक नियंत्रण में भी है। ऐसे मानसून सत्र कब बुलाना है ये सरकार की जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट राजनीति कमेटी, वो तय करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लेकिन मुझे अपेक्षा है कि मानसून सत्र होगा और लोकसभा की तरफ से पूरी तैयारी है कि हम कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मानसून सत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी? 400 से ज़्यादा सांसद तो डबल वैक्सीनेशन हो भी गई उनकी। हाँ, 445 माननीय सदस्यों ने वैक्सीनेशन, किसी ने 1 किसी ने 2 ले ली है। सारे हमारे स्टाफ ने भी वैक्सीनेशन हो चुका है और 21 जून से जब वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू होगा तो हमारी कोशिश होगी कि जितने भी संसद में आने वाले स्टाफ है, जो माननीय सदस्यों के साथ आते हैं, ड्राइवर हो, उनके घर के अंदर काम करने वाले हो, सबको वैक्सीनेशन का प्राथमिकता से कराया जाए ताकि एक सुरक्षा का व्यापक कवच सभी देश के वासियों के पास भी रहे, तो पार्लियामेंट के लोगों के पास भी रहे। मास्क, लेकिन मास्क फिर भी ज़रूरी होगा। हाँ, मास्क और सामाजिक दूरी तो जब तक WHO या हमारी भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन बनाने वाले मुक्त नहीं करेंगे, जब तक मास्क और 2 गज की दूरी, तो ये तो नियम प्रक्रिया से चलेंगे। आपके कार्यकाल में एक बात ये रही जो कई बार अंकित भी की गई कि प्रोडक्टिविटी बहुत रही सत्र की। ये प्रोडक्टिविटी कोरोना की वजह से तो थोड़ा सा बाधा आई ज़रूर, लेकिन लोगों ने, सांसदों ने जितने सवाल पूछे वो पहले नहीं पूछे जाते थे, पूछ पाते थे, लेकिन फिर भी हंगामा जारी रहा। और अब जो आ रहा है, ये जो सत्र आने वाला है, इसके इस बीच तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हंगामे वाली आशंकाएं बनी हुई हैं। ऐसा नहीं, संसद के अंदर मुझे लगता है कि जो आपने ग्राफिक्स देखी है, जी, सबसे कम व्यवधान इस 2 वर्ष में हुआ है। सभी माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है, देर रात्रि तक बैठकर संसदीय दायित्वों को निभाया है। कोविड गाइड संक्रमण के समय भी 167%, मतलब देर रात्रि तक बैठकर लोगों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, कानून बनाने का काम किया, जनता की समस्याओं, उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से अभिव्यक्ति करके सदन सरकार तक पहुंचाने का काम किया। एक सामूहिक प्रयास है। इसके लिए मैं 2 वर्ष पर हमारे सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दल के नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन चलाने में चेयर को भी कोऑपरेट किया और सक्रिय भागीदारी भी निभाई। एक सवाल ओम बिरला जी, जिस पे जो बहुत लोगों का मन में है, जब से ये तस्वीरें आई कि अब दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, खासकर राजपथ पे, संसद में भी बदलाव हो रहा है, बिल्डिंग की भी हम बात करें तो वो कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा? संसद के नए भवन निर्माण के लिए राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त को सरकार से आग्रह किया था कि अब नया संसद का भवन बनना चाहिए। हमारा ये संसद का भवन वर्तमान ऐतिहासिक भी रहा है, पुरातत्व भी रहा है, जहाँ आज़ादी भी, यहाँ पर हमने आज़ादी की यात्रा यहाँ से शुरू की और आज़ादी के पहले भी यहाँ पर नेशनल असेंबली के रूप में काम होता था और उसके बाद संविधान बनने का काम भी इसी भवन में हुआ है। तो हमारे लिए एक ऐतिहासिक भवन है जहाँ पर देश हित में बहुत कानून बने, अच्छी साल तक चर्चा विवाद हुए हैं। लेकिन जब ये भवन बना था
उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ये भवन था। आज भी हम अगर इसके ढांचे को देखते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन भवन संसद दुनिया के अंदर कहीं नहीं, इसलिए हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन जिस तरीके से काम की अधिकता बढ़ती गई और सदन के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो भी आज भी बहुत कठिनाईपूर्ण होती है, लेकिन भविष्य में और को देखते हुए हमें संसद के अंदर के कक्ष को भी बड़ा बनाना है और हमारे संसदीय लोगों की कार्यकुशलता दक्षता को और बढ़ाना है। और फिर नई बिल्डिंग इसलिए बनाने भी आवश्यकता है कि हम नई ग्रीन बिल्डिंग बनाए जिसमें बिजली की बचत हो, पानी की बचत हो, डिजिटलीकरण हो, ताकि हम काफ़ी पैसा बचा सकें। इसके लिए नए भवन की आवश्यकता थी। आपने सब सदस्यों से कहा है कि कोविड काल में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया वो बताएं, तो क्या कोई इसके लिए कोई ख़ास सेशन होगा या लोगों को बोलने के लिए कहा जाएगा? कोरोना संक्रमण की फर्स्ट वेव और सेकंड लहर में हमने प्रयास किया कि हम सभी देश के जनप्रतिनिधियों से हमारा संवाद रहे और इसीलिए राज्य के विधानसभाओं से का कंट्रोल रूम बना, लोकसभा में भी कंट्रोल बनाया, क्योंकि लोकसभा का सदन देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना के संकट के समय सब जनप्रतिनिधि सक्रिय भागीदारी निभाएं, लोगों की कठिनाई मुसीबत में उनके साथ रहें और उनका नेतृत्व करें। इसके लिए हमने पीठासीन अधिकारियों का वर्चुअल सम्मेलन किया और सभी राज्यों में विधानसभा कंट्रोल रूम बने और राज्य के विधानसभा के कंट्रोल रूम वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे और फिर हमारा दिल्ली का लोकसभा का सचिवालय उनके संपर्क में रहा। इसी तरीके से हमने आग्रहपूर्वक सभी माननीय सांसदों से आग्रह किया है कि कोविड की सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर में जो उन्होंने काम किया है, जो कई माननीय सांसदों ने नए क्रिएटिव काम किए हैं लोगों के सहायता के लिए, वह अपने अपने किए कार्य से हम एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर सकें, क्योंकि अनुभव विचारों को साझा करेंगे, नए जो उन्होंने नई पहल की है उस पहल को साझा करेंगे तो एक नए माननीय और सदस्यों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो आपने जो अपने क्षेत्र में काम किया कोटा में, या जो कोटा इसलिए भी क्योंकि देश भर से बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने ये काल जो देखा है वो बहुत बुरा काल देखा है, उनके लिए जो काम वहाँ पर हुए वो सब भी शोकेस होंगे। कोटा एक कोचिंग हब है जहाँ देश भर का विद्यार्थी पढ़ने आता है। कोरोना के संकट के समय कई परिवार में माता पिता दोनों नहीं रहे, कई परिवार में जो आर्थिक सोर्स कमाने वाला व्यक्ति था वो नहीं रहा। ऐसी कठिनाई और संकट के दौर में मैंने वहाँ के कोचिंग के संचालकों से आग्रह किया कि देश भर में ऐसा विद्यार्थी जो कोचिंग करना आना चाहता है, उसके आर्थिक धन के कारण वो कोचिंग करने नहीं आ पाएगा, इसके लिए हमें उनको निःशुल्क कोचिंग कराना चाहिए। और ऐसे भी विद्यार्थी जो निःशुल्क कोचिंग की फीस तो फ्री होगी, लेकिन उसके पास रहने खाने की व्यवस्था भी कोटा के कोचिंग वालों ने कहा कि ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, हम उनके बेटे बेटियों को पढ़ाएंगे भी सही और उनको छात्रावास की सुविधा भी देंगे। बात चुनौतियों की इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं इस बीच वो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चला, उस पर भी पिछली बार भी विपक्ष ने कहा कि वो बात संसद में उठ नहीं पाई, फिर कोरोना की वजह से सत्र को जो है वो ट्रंकेट भी करना पड़ा। अब ये फिर मुद्दा आएगा, फिर हंगामे के आसार होंगे, उससे पहले कुछ बातचीत की कुछ पहल आप करेंगे? जब भी संसद का सत्र चलता है सब दल के नेताओं से हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उनके लिए सरकार के पक्ष के लोग भी रहते हैं, प्रतिपक्ष के अन्य दल के लोग भी रहते हैं। एक सामूहिकता से एक सर्वसम्मति सदन चले ऐसी कोशिश होती है। किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा होना तय होता है। लेकिन हमने किसान बिल पर भी व्यापक चर्चा कराई थी।
हमने जितना समय आवंटित था उससे ज़्यादा चर्चा कराई थी। सहमति असहमति मत विभाजन हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सभी बिलों पर सहमति बनती है, किन्हीं बिलों पर असहमति भी बनती है। असहमति बनने पर मत विभाजन अगर कोई मांगता है तो मत विभाजन भी होता है। ये सारी प्रक्रिया है, संसद की कार्रवाई का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ये मर्यादित आचरण और व्यवहार से ये सब कार्रवाइयाँ चले, ताकि सदन का उच्च मापदंड स्थापित रहे। तो वो फिर अगर मांग आई उनकी इस पर चर्चा की, तो आपको क्या उम्मीद है कि किस तरीके से जिन मुद्दों पर प्रतिपक्ष या अन्य दल चर्चा की बात करते हैं, हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उन विषयों पर चर्चा करते हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सरकार के पक्ष के लोग भी रहते हैं और अन्य दल के पक्ष के लोग भी रहते हैं। जो सर्वसम्मति बन जाती है कि इस विषयों पर इस मुद्दे पर चर्चा करानी, इतना समय आवंटित होना चाहिए, उन सब पे चर्चा होती है। ये क्योंकि आप अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन राजनेता भी हैं, और ये हर नेता अच्छी तरह से समझता है कि जब कोई विपक्ष अगर कोई चुनाव जीत कर आ रहा है, उसके बाद सत्र हो रहा है, तो उसका रुख थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ऐसा लगता है आपको होगा? मुझे लगता नहीं कि इन सारे विषयों को लेकर कोई, क्योंकि आम चुनाव होने के बाद कई विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी। और इस 2 साल के अंदर कई विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। लेकिन अगर सदन में आप सबकी सर्वसम्मति बनाकर सदन चलाएंगे, सबको पर्याप्त समय देंगे, पर्याप्त अवसर देंगे, तो सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से चलेगी। मेरा ये अनुभव है, इस 2 वर्ष के अंदर मेरा पहला सत्र था जिसकी 37 बैठक हुई, 480 घंटे काम हुए, देर रात तक मान्य सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, 35 विधेयक पारित हुए और 1 घंटा भी व्यवधान नहीं हुआ। और एक दिन के अंदर शून्यकाल में 161 सवाल लोगों ने पूछे। सरकार ने भी गंभीरता से उन सब सवालों का जवाब मान्य सदस्यों को भेजा। आप सारे लोकसभा सत्र के 2 साल के अगर डेटाज देखेंगे, तो कानून बनाने के अंदर भी 107 विधेयक पारित हुए और 1764 लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उसके साथ जो आवंटित समय था जिन महत्वपूर्ण विधेयकों में, उससे ज़्यादा पर चर्चा हुई। कानून बनाने में जिस तरीके की सक्रियता मान्य सदस्यों की रही, सब दल के नेताओं की रही, मैं उनको इस विषय पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश हित में कानून बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी इस लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करेगी। क्योंकि संसद का काम कानून बनाना है, उसके साथ साथ जनता की भावनाओं की, उनकी कठिनाइयों की, उनकी समस्याओं को अभिव्यक्ति भी की जाती है ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। सदन के अंदर हम अलग अलग साधन से, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे 377 हो, चाहे अविलंब लोकमत का प्रश्न हो, चाहे विभिन्न विषयों पर 193 पर चर्चा हो या कानून बनाने के विषय हो, सब पर लंबे समय तक चर्चा कराना, सबको पर्याप्त समय देना, पर्याप्त अवसर देना। इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी जो लगातार 5 सत्रों के अंदर 122% हुई है। जी, तो ये आप कह रहे हैं कि वो जो समय पर्याप्त देंगे तो फिर वो वाले मुद्दे जो हैं वो उस तरह से उठेंगे ही नहीं, या वो आशंकाएं होंगी नहीं। एक बात ये कि कई चुनौतियां जो दूसरी तरह की आ रही हैं। अब ताज़ा तो ये कि चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि साहब आपने पशुपति पारस जी को कैसे रिकग्नाइज कर दिया, ये सब जो आएगा। आप चिराग पासवान के सवाल पे अब क्या करेंगे? ये चुनौतियां नहीं है, ये एक संवैधानिक दायित्व है और एक लोकसभा की प्रक्रिया है। लोकसभा सचिवालय में कोई भी दल, उसके नेता को चुनने का अधिकार उन दल के मान्य सदस्यों को होता है। जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, उसमें वहाँ के मान्य सदस्यों ने एक निर्णय किया और निर्णय करने के बाद हमें अवगत कराया। मुझसे 5 मान्य सदस्य मिलने भी आए और उनके मुख्य सदस्य ने आग्रह किया कि हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में इनका चयन किया गया।
हमने उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया। अब मानो किसी को इस पे आपत्ति है, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करी, उसका भी एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन उनके आंतरिक मामले के अंदर लोकसभा सचिवालय का कोई लेना देना नहीं। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस ने वो 2 सांसदों के बारे में कहा हुआ है, मंडल जी और अधिकारी जी, उन पर आपको फैसला लेना है। हाँ, टीएमसी ने 2 मान्य सदस्यों के बारे में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की दिया है। हमने उनसे जो प्रक्रिया है, हमारा सचिवालय उन प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है। हम जिन पर आरोप लगाया है दल बदल कानून के खिलाफ, जिन्होंने याचिका लगाई है, उनको भी हम अवसर देंगे। उनको सुनने के बाद एक प्रक्रिया होती है कि हम उसको कमेटी के अंदर भेजें और कमेटी उस पर निर्णय करे। एक इसमें एक दिलचस्प सा सवाल बन रहा है आपके लिए, तो वो प्रक्रिया का प्रश्न है। जैसे टीएमसी ने 2 सांसदों के बारे में कहा, उनमें एक सांसद अगर वापस टीएमसी की तरफ जाना चाहे और टीएमसी अपनी शिकायत वापस लेना चाहे, उस केस में क्या होगा? क्योंकि ऐसा हो रहा है अब राजनीति में। अब भविष्य पे तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जो भी होगा वो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई होगी। आप निश्चित हैं, लोकसभा सचिवालय हमेशा निष्पक्ष और निर्बाध रूप से कार्रवाई करता है और दल से ऊपर उठकर कार्रवाई करता है। ऐसे वाईएसआर कांग्रेस ने भी कहा हुआ है हाँ, सभी दलों को अपने अपनी दल बदल कानून के तहत, नियम प्रक्रिया के तहत, किसी मान्य सदस्य ने अगर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई बनती होगी तो वो अपना प्रतिवेदन देते हैं, और उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच करेंगे। उसकी जांच की एक कमेटी होती है, जो उस कमेटी उसकी जांच करेगी, और वो कमेटी जो निर्णय करेगी वो हमारे पास भेजेगी, तब हम निर्णय करेंगे उसका। एक सवाल जो 2 साल से चल रहा है, और कांग्रेस खासकर अधीर जी बार बार कह रहे हैं कि साहब ये उपाध्यक्ष नहीं है अभी तक लोकसभा में, ये कैसा काल हुआ। हालांकि बीच में तो कोरोना की दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब तो 2021 आ गया। देखो, लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया होती है, और जब भी उसकी प्रक्रिया होगी, निश्चित रूप से लोकसभा उपाध्यक्ष भी बनेंगे। अभी सभापति तालिका के अंदर सभी दल के मान्य सदस्य हैं, और इसीलिए एक लोकतंत्र की ये विशेषता है कि सभापति पालिका में जितने दल के सदस्य होते हैं, उस दल के अनुपात में उतने ही चेयरपर्सन होते हैं। और मुझे लगता है कि जब सरकार इसको लाएगी तब इसकी प्रक्रिया को भी पूरी करेंगी। तो वो अब सवाल ये उठ रहा है कि वो परंपरा जारी रहेगी कि वो विपक्ष को मिलेगा वो पद? अब ये तो सभी दलों से आपस में चर्चा कर सरकार फैसला करती है। पूर्वोत्तर के विधानसभाओं के अध्यक्षों ने आपको लिखा है नस्ली टिप्पणियों पर जो होती हैं, उस पर क्या रुख है आपका? पूर्वोत्तर के विधानसभा अध्यक्षों ने और माननीय वहाँ के सांसदों ने जो समय समय पर अपनी बात को अवगत कराते हैं, सदन के माध्यम से, बड़ा व्यक्तिगत रूप से बात कराते हैं। इस देश में मुझे नहीं लगता है कि सबके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है, चाहे पूर्वोत्तर हो चाहे पश्चिम हो। आज पूर्वोत्तर प्रदेश कंप्लीट विकास की ओर बढ़े हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश के कई विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, और कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो कानूनी कार्रवाई होती है। एक मांग जो सांसदों ने कोरोना काल में भी ज़्यादा उठाई, वो ये कि MP लैड का फंड नहीं है, उसको बहाल किया जाए। उसकी कितनी उम्मीद लगती है आपको? नहीं, जो भी सदन के अंदर विषय उठते हैं, सरकार के वो विषय ध्यान में आते हैं। माननीय सांसदों ने विषय उठाया था, वो सरकार के ध्यान में है, और सरकार अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। सांसद होने के नाते आपको लगता है वो फंड आना चाहिए वापस? अब उसकी जो विषय है वो विषय सरकार के ध्यान में आ गया है, और सरकार उस पर अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। एक जो ये उपलब्धियां रहीं कार्यकाल की, वो सबके सामने बार बार आ रही हैं कि इतनी प्रोडक्टिविटी हुई, इतने सवाल पूछे गए, और काफ़ी देर तक सदन चला। लेकिन इस दौरान ऐसा क्या आपको लगता है सोचने पर कि काश ये हुआ होता, और जो नहीं हो पाया? एक परिवर्तन समय की मांग रहती है, और इसीलिए हमने माननीय सांसद की क्षमता बढ़े
वह अपनी बात को ठीक तरीके से सदन में रखे और सार्थक चर्चा करे। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि हमारी जो शोध विंग है वो 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहती है। जब भी उनको कोई रिसर्च पेपर की आवश्यकता होती है, हम रिसर्च पेपर उपलब्ध कराते हैं। इसी तरीके से कोई भी विधेयक जब सदन में आता है तो सदन में आने के पहले हम माननीय सांसदों को उसकी ब्रीफिंग सेशन कराते हैं, ताकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को ठीक से उनकी जानकारी मिल सके, ताकि वो तैयारी के साथ सदन में बोल सके। उसी तरीके से हमने डिजिटल परिवर्तन की दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं। पहले हमारे जितने भी प्रश्न थे या अन्य नोटिसेस थे वो 40% ही ई नोटिस के जरिए आते थे, अब 90% ई नोटिस के जरिए आते हैं। तो हमने पेपरलेस लोकसभा बनाने की कार्रवाई भी की है। तो आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर समितियों की जो शिकायत रही कि साहब वर्चुअल क्यों नहीं करने दिया, उसमें क्या आपका रुख है या आगे होगा क्या कभी? हमारे नियम प्रक्रिया के अंदर 266 नियम है, जिसमें लिखा है कि संसदीय समितियां गोपनीय, इनकी रिपोर्ट गोपनीय होगी, चर्चा गोपनीय होगी और साक्ष्य भी गोपनीय होगी। ये उस समय जब नियम बनाए थे तब बनाते समय उन समय के विशेषज्ञों की राय मैं मानता हूँ आज भी उचित थी, क्योंकि संसदीय समिति एक मिनी सचिवालय की तरह काम करती है और उसमें जब चर्चा होती है तो दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, ताकि हम उन संसदीय समितियों के माध्यम से हमारी कार्यपालिका पर ठीक से नियंत्रण कर लेते हैं। क्या क्या किस किस स्कीम का क्या प्रभावी क्रियान्वयन हुआ उसको देख लेते हैं और ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस नियम को बनाते समय विशेषज्ञों ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया हुआ। वर्चुअल के बारे में उस समय वर्चुअल की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ माननीय सदस्य वर्चुअल की बात करते हैं, लेकिन वर्चुअल करने के पहले हमें हमारे संसदीय समितियों के नियमों में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा और उन नियमों में परिवर्तन करने के लिए सभी दलों की राय लेनी पड़ेगी। संवाद, चर्चा, सर्वसम्मति, यही उम्मीद है कि सत्र में भी रहे। इस पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हमारे साथ थे। आने वाले सत्र से पहले, आने वाले अहम सत्र से पहले, जो इस दूसरी लहर के बाद और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे देश के मसले हैं जिनका संसद में आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।